आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस साल का अंतिम दिन है, यानी कि 31 दिसंबर की तारीख है आज। और कल से आप देख रहे हैं कि नया साल आपका शुरू हो रहा है। तो नए साल की पहली तारीख से आप लोग एक रूटीन बनाइए, एक अपना रोड मैप बनाइए और अपनी जो मंजिल है, आपके जो सपने हैं, उसमें अपने आप को पूरी तरह से लगा दीजिए, पूरी तरह से झोंक दीजिए। मैं कहता हूँ पूरा 100% उसी काम पर आप दीजिए। और 2024 में आप लोगों को एक कुछ तो मंजिल मिल जानी चाहिए, मुझे लगता है इस तरह से मेहनत करनी चाहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और आपकी जो मंजिल है वो जल्दी भगवान आपको ऊपर वाला दे। आपके कोई भी सवाल मेरे लिए है, कोई भी सुझाव मेरे लिए है, तो बेझिझक आप बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है, यानी कि रविवार है, तो आज रात हम लोग 8 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे। तो आपके जो भी सवाल हो, सुझाव हो, मेरे लिए जरूर बताया करिएगा, ठीक है। और अपना परिवार बढ़ता जा रहा है तो हमारी आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो आप लोग भी कोई सवाल रहता है, सुझाव रहता है, कोई पूछता है, तो एक दूसरे की मदद कर दिया करिएगा और नीचे सवाल पूछा करिए आप लोग, जितने अधिक से अधिक हो सके, ठीक है। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय संस्करण है दैनिक जागरण का, तो इसकी में आज क्या खबरें हैं खास उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। घरों में जलाएं श्री राम ज्योति, मनाएं दीपावली। और प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार 23 जनवरी के बाद जरूर है। 15,700 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री साहब ने। पीएम बोले विकास और विरासत की साझा ताकत से 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा देश। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक सभी तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाएं। रोड शो के दौरान अभिभूत 2 अमृत भारत व 6 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। कहा आमंत्रित लोगों को ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहिए। तो उसी की बात हो रही पूरी। देखिए, ये राम मंदिर और जन्म बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, ये 1928 में शुरू हुआ था, जब मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बना दी थी। उसके बाद आप देखते हैं कि ये मामला चलता रहा, सालों साल चला, और आपने देखा है कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 9 नवंबर को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आनंद फानन में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट भी बना दिया था। केंद्र ने अपने कब्जे की 67 एकड़ जमीन भी मंदिर को दे दी थी। तो उसी की बात हो रही पूरा। इस पर एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, तो उसमें सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी है ना, उसमें पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। पंजाब में आरपीजी हमला कराने का मास्टरमाइंड लखवीर आतंकी घोषित किया गया। कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को दे रहा था अंजाम। और आप देखिए, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के मुख्यालय को बनाया था इसने निशाना। तो उसी की बात हो रही। स्पेशल सेल करेगी इजराइल दूतावास धमाके की जांच। जो इजरायली दूतावास के पास जो धमाका हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। 1,000 करोड़ के घोटाले में 6 महीने से फरार दंपत्ति एक गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखते हैं कि आशीष शैलेश मेहता और उनकी पत्नी शिवांगी मेहता पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक घोटाले का आरोप लगाया। दोनों मुंबई से फरार हो गए थे। दंपत्ति को सूरत से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। उन्हें 4 जनवरी तक हिरासत में रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप देखिए, वीवो इंडिया के 3 अधिकारी रिहा हुए। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है ना। और देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहना का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो रुपया कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं, फिर उसे वैध करने की कोशिश करते हैं। उसी की बात हो रही। सिम कार्ड से लेकर यूपीआई तक जनवरी से बदल रहे नियम। 1 जनवरी 2024 से वित्तीय सेवाओं समेत कई नियमों में बदलाव होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बैंकों पेटीएम गूगल पे ने कहा है कि जिन यूपीआई आईडी पर एक बस या से अधिक समय से लेनदेन नहीं हुआ, उन्हें 31 दिसंबर तक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से ऐसी यूपीआई आईडी पर उपभोक्ता भुगतान प्राप्त नहीं कर सकेगा। 1 जनवरी से आधार में प्रत्येक अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। 9 वर्ष में नया सिम लेने के लिए उपभोक्ता को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता आधार आधारित डिजिटल केवाईसी कराकर नया सिम ले सकेंगे। ये आप देखिए, राजस्थान में अभी चुनाव हुए थे और राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। वसुंधरा केमिक को तरजीह नहीं दी गई। अब आप देखिए, तरजीह तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की, और ये आप देखिए मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए शिवराज सिंह को कहाँ मिली है। शिवराज सिंह के तो वो तो उनका है, सब चलता रहता है। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये आप देखिए, राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 200 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य आपका राजस्थान। बड़ा वोट बैंक नहीं थे तभी विस्थापित कश्मीरों का सच नहीं आ सका सामने। कहा अदालतों को कार्यपालिका का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्यपालिका पर काम करने का दबाव डालना चाहिए।
इस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि 4.5 लाख विस्थापितों के लिए नहीं हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप, बेलगाम हिंसा के बाद अब लोगों के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये जस्टिस कौल बोल रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। ये आपकी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। यहाँ आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, और आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तनातनी चलती रहती है काफ़ी, तो ये भी देखने को मिलता है। जेएनयू के अब सभी अध्ययन केंद्रों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी वारदातें होती रहती। वीसी ने गवाही निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ नहीं है, कोर्ट कह रहा है। अमेरिकी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपितों को अपील खारिज, याचिका खारिज, कोर्ट ने खारिज की है। ये आप देखेंगे। समाज की सबसे घटिया बुराई। क्रेडिट फ्रेमवर्क अपनाने में तेजी दिखाएं सभी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी किया मसौदा, मांगे सुझाव। तेजी से अमल के लिए 13 सदस्यीय टीम गठित करने की बात हो रही है। 1600 से अधिक कोर्स आएंगे इसके दायरे में, जो कला, विज्ञान, तकनीक व कौशल विकास से जुड़े हुए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट अंकों के आधार पर ही छात्र किसी दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। ये भी देखिए। दिव्यांगों के लिए ट्रेनों को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। ये आप देखेंगे, एक तरह से आप देखिए कि उनके हिसाब से, दिव्यांगों के हिसाब से व्यवस्था की जाए। हर जगह की बात होती रहती है। नेतृत्व के लिए दुनिया आज भारत की ओर देख रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं अब तक किसानों की समृद्धि पर। केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2024 का कैलेंडर लॉन्च कर नया वर्ष अवसरों की नई शुरुआत सुबह लेकर आया है। कैलेंडर को राष्ट्रीय उन्नति के प्रति सरकार के समर्पण को मासिक आधार पर याद दिलाने के लिए तैयार किया गया है। फंड जुटाने के लिए आकर्षक जमा योजना लाएं बैंक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को समर्पित डाक टिकट जारी किया गया है। ये आप देखिए। साय ने नए आपराधिक न्याय कानूनों से संबंधित पुस्तकों का किया विमोचन। कानून में किए गए परिवर्तन को संक्षिप्त और सरल तर्कों से पुस्तक में किया गया स्पष्ट। आप देखेंगे जो अभी आपके आए हुए हैं ना, ये जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1972 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है, उसी की सब पर बातें हो रही हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू बनाम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मामला होना है लिस्ट। हाई कोर्ट के मैंने कारोबारी को धमकाने के मामले में दिया था पद से हटाने का आदेश। क्या है मामला? कारोबारी निशांत ने 28 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट को ईमेल कर अपने व परिवार की जान को खतरे की बात लिखी थी। कारोबारी ने लिखा कि गुरुग्राम में ही उस पर हमला हुआ है जिसमें वह बच गया है। इसकी शिकायत वापस लेने के लिए 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने भाग सुना मैकलोड डंगज के बीच रास्ते में उसे रोककर धमकाए। ईमेल के मुताबिक डीजीपी कार्यालय ने से उसे एक दिन में 14 फोन आए। उसे डीजीपी व एसएचओ पालमपुर ने भी फोन किया। एसएचओ ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में फोन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेश से इसे आपराधिक याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही कांगड़ा जिला में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उल्फा के साथ शांति समझौते से पूर्वोत्तर का होगा सर्वांगीण विकास। असम के सीएम बोले हर भारतीयों का सपना है शांतिपूर्ण विकसित पूर्वोत्तर। विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। अभी इन्होंने मैं समझा तो हुआ ना उल्फा। जयशंकर के दौरे से और प्रगाढ़ हुए भारत और आप देखिए रूस के संबंध। विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को अपनी पुस्तक की पहली प्रति भी भेंट की हुई। अभी हाल ही में ये होके आया ना रूस, वहीं की बात। ये आप देखेंगे राजनीति की खबरें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है खूब, आप देख रहे हैं। आप लोग तो मुझे लगता है कि क्या मजे लिया करिएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है ना, उसी पर बातें हो रही है सब। ये आप देखिए रविवार विशेष है ताकि कल भी मिलता रहे जल। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता और सहभागिता का भारत निरंतर प्रशस्त होना आवश्यक है। लंबे समय से हम सब पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, और जब हम सब जुटेंगे तो तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहेगा। आप देखते हैं, और आप खुद सोच के देखिए,
अगर हमारे पूर्वज इस तरह से दुरुपयोग करते पानी का, पेड़ों का आप देखें कि दुरुपयोग करते, काटते जाते, तो आज हमें सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तो उन्होंने हमें छोड़ा है, तो हमारी भी एक कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ियों को जरूर हम छोड़ कर जाएं। 2250 से अधिक रिचार्ज संरचनाएं बनाकर नदी को दिया पुनर्जीवन। तो ये भी आप देखते हैं। बरसात के टाइम जो पानी होता है ना, उसे रोक कर आप देखते हैं कि जमीन में पहुंचाया जा सकता है, इस तरह का कोशिश की जा सकती है। श्रद्धालुओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, ये आप देखिए कहाँ की, केरल की बात हो रही है। पहले आप देखते थे कि यहाँ महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अदालत की हस्तक्षेप किया था और फिर आप देखते हैं कि उन्हें अधिकार मिला था, केरल में ही। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आप देखते हैं कि 73 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये आप देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है, राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। ये आप देखेंगे कि समुद्र से आप देखेंगे तल से 15,200 फुट की ऊंचाई पर 73 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद मिलती है और एक सामान्य जानकारी भी तो मिलती है यहाँ से। हमारी सभ्यता का पुनरुत्थान, तो आप देखेंगे कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की प्रतीक्षा पूरे देश को है। अयोध्या में केवल राम मंदिर निर्मित नहीं हो रहा है, बल्कि वहां हमारी सभ्यता का पुनरुत्थान भी हो रहा है। ब्रिटेन के विख्यात इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 21 विश्व सभ्यताओं के व्यापक अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि दुनिया में केवल 4 प्रमुख सभ्यताएं ही बची हैं। इनमें से 3 पिछली कुछ सभ्यताओं का परिवर्तित रूप है। टॉयनबी के अनुसार ईसाई और इस्लामी सभ्यताओं का आविर्भाव में मिनोअन सभ्यता से और सुदूर पूर्व यानी चीनी जापानी सभ्यता की उत्पत्ति सांग सभ्यता से हुई, और ले देकर केवल भारतीय या हिंदू सभ्यता ही एकमात्र सतत सभ्यता है। धर्म की सभ्यताओं की आधारभूत प्रेरणा मानने वाले टॉयनबी ने इस्लामी विध्वंस और मूर्ति भंजन के प्रति हिंदू सहिष्णुता की खासी आलोचना भी की थी, और हिंदुओं की उदासीनता पर उन्होंने एक रोचक घटना का उल्लेख किया था। 19वीं सदी में पोलैंड पर विजय पाने के बाद वहां की कैथोलिक आबादी को अपमानित करने के लिए रूसियों ने वारसा के प्रमुख चौक पर एक विशाल ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च बनवाया था। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए पोलैंड ने अपमान के इस प्रतीक को ढा दिया। इस प्रकरण का उल्लेख करते हुए टॉयनबी ने दिल्ली में एक भाषण कहा था कि आप हिंदुओं द्वारा औरंगजेब की मस्जिद को बख्श देने से ज्यादा श्रेष्ठकर काम उन पोलिश लोगों ने किया है जिन्होंने अपमान के प्रतीक उस स्मारक को गिरा दिया। 1960 में आप देखिए, टॉयनबी को शायद ही अनुमान रहा होगा कि काशी, मथुरा और अयोध्या की जिन मस्जिदों की बात वह कर रहे हैं वे जल्द ही व्यापक आंदोलन का रूप लेकर हिंदू अस्मिता की चेतना का केंद्र बनेंगी। अपमान के इन प्रतीकों में से अयोध्या का जो कलंक 1992 में मिटा, उसका पूर्ण प्रत्यावर्तन पूरी भव्यता के साथ होने जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अयोध्या संभवतः दूसरा ऐसा उदाहरण है जब किसी मंदिर को पूरी तरह इस्लामी नियंत्रण से वापस लिया गया, क्योंकि पावागढ़ केवल आंशिक बहाली थी। पहला उदाहरण दौलताबाद किले का है, जहां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जैन मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद को स्थानीय लोगों ने 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन की टीम ठीक अगले दिन शुद्धि कर बहाल कर दिया था। वहां सांप्रदायिक वैमनस्य को टालने के लिए परिसर में भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई थी, और इस अर्थ में यह कदम दमनकारी निजाम शासन के खिलाफ हिंदू अवज्ञा का प्रतीक होते हुए भी सामूहिक संकोच से पूरी तरह मुक्त नहीं था। दूसरी ओर राम मंदिर की सफलता हिंदुओं की उस पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ता और जीवटता को दर्शाती है जो सभ्यताओं के जीवित होने का प्रमाण देती है। सभ्यताएं तभी तक जीवित रहती हैं जब तक कि वह चुनौतियों का सफल प्रत्युत्तर देती रहे। हिंदू इतिहास इस्लामी चुनौती के साहित्यिक प्रतिरोध से भरा पड़ा है। इस्लामी आक्रांताओं द्वारा कब्जाए गए पवित्र स्थलों की मुक्ति के लिए हुए संघर्ष के कई अध्याय हैं, और इस लड़ाई में कहीं कहीं मूल गर्भगृह के जितना निकट संभव हो पाया नई प्राण प्रतिष्ठा कर समझौतावादी रुख भी अपनाना पड़ा। यदि लंबे इस्लामी शासन ने हिंदुओं को पग पग पर अपमानित किया, तो बाद के यूरोपीय उपनिवेशवाद ने हिंदू समाज को हीन भावना से भर दिया। मार्क्सवादी प्रभाव में लंबे समय तक इतिहास को केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास माना गया, परंतु टॉयनबी के बाद बुद्धिजीवी मानव इतिहास को सभ्यताओं के उत्थान और पतन के इतिहास के रूप में देखने लगे। स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि नेताओं और मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों ने भी
न केवल हिंदुओं के ऐतिहासिक उत्पीड़न को नकारा, बल्कि हिंदू विरोध को सेकुलरिज्म का पर्याय बना दिया। ऐसे विकृत तंत्र से हिंदू आस्था के प्रति सहानुभूति की क्या उम्मीद की जा सकती थी, जो कश्मीर घाटी में हिंदू नरसंहार पर आंखें मूंदे बैठा रहा, जो तंत्र मुस्लिम समाज से इस कदर भयभीत था कि उसने 70 वर्षीय साहिबानों का मत 180 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट दिया। उससे राम मंदिर का निष्पक्षता की अपेक्षा बेईमानी थी, परंतु हिंदू घृणा को राजनीति का अनिवार्य भाव बना चुका तंत्र और भी आगे बढ़कर मंदिर की मांग की उत्तर अपमान से दिया। किसी ने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा तो किसी ने वहां पर ही उनके जन्म होने का प्रमाण मांगा। यह सब राजनीति की मुख्य धारा में हुआ। तो ये सब चलता रहता है। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारे देश की राजनीति ही ऐसी है। और आप देखेंगे कि अयोध्या में हिंदुओं ने न केवल अतिक्रमणकारी इस्लामी जुनून को चुनौती दी, बल्कि भ्रष्ट और धृष्ट सेकुलरिज्म को भी परास्त किया। मंदिर आंदोलन ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण तीर्थ की मुक्ति के साथ साथ हिंदू चित्त को जकड़े बैठी मानसिक बेड़ियों को भी तोड़ा। घटना के महत्व को समझते हुए प्रखर बुद्धिजीवी V.S. न्यायपाल ने बाबरी विध्वंस को भारत की नई ऐतिहासिक जागृति बताया था। 5 शताब्दियों के संघर्ष के बाद जब राम मंदिर के पथ खुलेंगे तब हम उस सभ्यता के घाव को भरता हुआ देखेंगे, और जिसे न्यायपाल ने एक आहत सभ्यता कहा था। 22 जनवरी 2024 तक इतिहास के पन्नों में एक युगांतकारी तारीख के रूप में दर्ज होगी। मध्ययुगीन स्पेनिश रिक्वेस्टा के दौरान कार्डोवा, टोलेडो और जिब्राल्टर के गिरजों को इस्लामी साम्राज्यवादी से मुक्ति मिली थी। इसके बाद आप देखिए उस्मानी सल्तनत के पतन उपरांत बुल्गारिया, हंगरी, ग्रीस में ऐसे चर्च पूर्व स्थिति में बहाल किए गए जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। किंतु यूरोप के बाहर अयोध्या ही इस्लामिक मूर्ति भंजन के खिलाफ एकमात्र बड़ी सफलता। राम मंदिर के लिए कड़े संघर्ष के बलिदान में हिंदू अस्तित्व को चित्तावस्था से उठाकर जीवन सभ्यताओं में शामिल कर दिया। अयोध्या इसका प्रतीक है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता शुष्क से अर्ध हो चली है। इतिहास के दार्शनिक कहे जाने वाले टैनबी के अनुसार घटनाओं के क्रम से बढ़कर इतिहास वह विधा है जहां ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। यह सुखद है कि अपने नए भव्य धाम से भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार रामलला इस उक्ति को मूर्त कर रहे हैं। इंडिया अकादमिक से संबद्ध लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है विकास सारस्वत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये नववर्ष पर संकल्प लेने वाले, भलाई कोई संकल्प लेकर उनको नववर्ष के लिए खुद को कैसे बदल ले, जो एक साल खुद ही बदल जाता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये हास्य व्यंग है, एक तरह से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत सारे टाइम टेबल लोग बनाते हैं, आपने देखा होगा, प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन वो धरी की धरी रह जाती है। ऐसा मत करिएगा आप लोग। BSE सेंसेक्स का प्रदर्शन आप देखिए सबसे ज़्यादा, आप देखिए 2015 में माइनस पर था, लेकिन 2023 में ये साल दर साल रिटर्न प्रतिशत में 18.1% रहा। यहाँ भी एक अच्छा कॉलम लिखा जाता है, मिथ्या प्रदर्शन किसी भी वस्तु का हो, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने अहंकार को पोषित करना। जिसके पास धन होता है वह धन का प्रदर्शन करता है, उसके पास ज्ञान होता है वह पंडित दिखाकर अपने अहम को तुष्ट करता है, जिसके पास पद होता है वह पद के मद में रहता है। इस प्रकार के प्रदर्शन से यही इंगित होता है कि न केवल हम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, वरन सामने वाले को यह जताना चाहते हैं कि वह हीन है। देख लिया करिएगा, अच्छा कॉलम रहता है। ये आप देखेंगे धार्मिक स्थलों का विकास। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के पहले वहां जाकर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन के साथ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास किया है वह समय की मांगता है। अयोध्या देश ही नहीं दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होने के साथ ही वहां विकास के कई कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं और उनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे होने वाले हैं। इसमें अयोध्या की सूरत बदल गई है और उसकी छटा देखते ही बनती है। स्पष्ट है कि जब शेष सभी विकास योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो अयोध्या अपने भव्य रूप में निखर आएंगी। अयोध्या को भव्य रूप में विकसित करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आगामी 22 जनवरी के बाद वहां विश्व भर से श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला कायम होने वाला है, क्योंकि हिंदू समाज की 500 वर्षों की कामना पूरी होने जा रही है। अयोध्या आस्था का केंद्र मात्र नहीं, हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी है। ऐसे स्थल का समुचित विकास होना ही चाहिए। यह सुखद है कि ऐसा ही किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या जाना सुगम तो होगा ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इससे अयोध्या ही नहीं आसपास के लोगों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
और यह आप देखते हैं कि एक तथ्य है कि आस्था के केंद्र अर्थव्यवस्था को बदल देने का भी काम करते हैं। इसका परिचय वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से मिलता है। इस धाम के निर्माण के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था की में कई गुना वृद्धि हुई है। यही स्थिति उज्जैन में श्री महाकाल महालोक का निर्माण होने के बाद देखने को मिली है। ये उदाहरण इसी आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि देश में आस्था के जो भी स्थल हैं उनके समुचित विकास को प्राथमिकता दी जाए। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने इस ओर ध्यान भी दिया है और उसकी पहल से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने देश के अन्य अनेक धार्मिक केंद्रों से विकास कार्यों को बल देने के साथ वहां आवागमन के साधनों को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी आस्था के अनेक ऐसे स्थल हैं जो समुचित विकास की बाट जोह रहे हैं। यह समझना चाहिए कि अपने देश में पर्यटन से अधिक महत्व तीर्थाटन की है और कई धार्मिक स्थलों को तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं के दो चार होना पड़ता है। अभी चंद दिनों पहले ही वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को भीड़ के कारण कष्ट उठाने पड़े। स्पष्ट है कि जैसे अयोध्या की सूरत संवर रही है वैसे ही देश के अन्य धार्मिक स्थलों की भी संवरनी चाहिए। और एक बात और मालूम होना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। ठीक है, कैदी और स्वरोजगार, कैदियों द्वारा उत्पाद किए गए बेकरी उत्पादों की बहुत मांग है और ये बाजार से 30% का मूल्य पर उपलब्ध भी होने जा रहे हैं। अच्छी पहल है। मानव कोशिकाओं से बने रोबोट, मानव कोशिकाओं से बने रोबोट एक दिन मनुष्य की बीमारियों का इलाज करेंगे। यह साइंस फिक्शन नहीं है। विज्ञानियों ने मानव कोशिकाओं के छोटे समूहों विकसित किए और जो अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञानी ऐसे रोबोट को एंथ्रोबोट कहते हैं। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में एंथ्रोबोट ने मानव स्नायु कोशिकाओं की परतों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें खुद की मरम्मत करने के लिए प्रेरित किया। अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि कोशिकाओं की संग्रह का उपयोग बीमारियों के इलाज या उपचार में सहायता के लिए किया जा सकता है। मानव कोशिकाओं से बने रोबोट का विवरण एडवांस साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। एंथ्रोबोट के निर्माण में व्यक्तिगत चिकित्सा का रास्ता खुल गया है, ऐसा वह मानते हैं कि नए अध्ययन से जुड़े एक विज्ञानी ने इससे पहले मेढक की भ्रूण कोशिकाओं को एक साथ जोड़कर छोटे रोबोट बनाए थे। और ये रोबोट आप देखिए जिन्हें जेनोबोट के नाम से भी जाना जाता है, खुद को इकट्ठा कर सकते हैं, सतहों पर जा सकते हैं और द्रव के माध्यम से चहलकदमी कर सकते हैं। प्रत्येक एंथ्रोबोट की शुरुआत एक वयस्क मानव फेफड़े की एक कोशिका से हुई है। 2 सप्ताह तक प्रयोगशाला में कल्चर किए जाने के बाद वह एक बहुकोषीय बायोबोट में विकसित हो गया है। फेफड़े की ये कोशिकाएं बालों जैसी संरचनाओं से ढकी हुई होती हैं और जिन्हें सिलिया कहा जाता है, लेकिन शोध के इस बिंदु पर कोशिकाओं के गुच्छों के अंदर सिलिया बढ़ने लगी और इसलिए शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं को एक ऐसे घोल में विकसित किया जिससे सिलिया बाहर की तरफ दिखने लगी और जिससे ये संरचनाएं एंथ्रोबोट को सरकने में सक्षम हो गई। शोधकर्ताओं ने यह भी परीक्षण किया कि ये रोबोट घाव को कैसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने प्रयोगशाला में एक डिश में स्नायु कोशिकाओं की एक परत को खरोंच कर एक घाव का अनुकरण किया। फिर उन्होंने खरोंच वाली जगह पर एंथ्रोबोट पेश किया और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि कुछ ही दिनों में स्नायु कोशिकाओं फिर से विकसित हो गई और जिससे घाव से बनी जगह पर भर गई। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की जीव विज्ञानी और इस उत्पत्ति की मुख्य लेखक गिजेम गुमुस्काया का कहना है कि एंथ्रोबोट ने आनुवांशिक संशोधन के बिना ही घाव भरने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है और इन निष्कर्षों से पता चलता है कि बायोमेडिकल कार्यों में नई संरचनाओं का उपयोग हो सकता है और उन्हें जीन संपादन में बिना विकसित किया जा सकता है। हम एंथ्रोबोट के झुंडों का उत्पादन कर सकते हैं जो चिकित्सीय उपकरण विकसित करने हेतु अच्छी शुरुआत है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। लेखक से पूजन सहाय का हिंदू मन, कांग्रेस वामपंथी इकोसिस्टम में भारतीय ज्ञान परंपरा संबंधी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश अपनी ज्ञान परंपरा को विस्तार देने में जुटा है तो इकोसिस्टम वाले उस सांप्रदायिक और देश को तोड़ने वाले विचार वाहक के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम लेखक से पूजन सहाय और उनके जैसे अन्य लोगों को भी याद करना चाहिए और जिनकी हिंदू जीवन दर्शन पर लिखी रचनाओं को ओझल कर जबरदस्ती वामपंथी दिखाने का प्रयास किया गया। देख लिया, अगर ये लेखकों के अपने अपने विचार रहते हैं। कायम रहे लोकतांत्रिक सद्भाव, संसद में व्यंग व्यवसाय आरंभ करने के नए मानदंड, भारतीय सिनेमा का समग्र चिंतन। ये किताबें पढ़ने की दिलचस्पी है तो खरीद सकते हैं, ना किसी आदि में ना अंत में। बैंक लॉकर से लेकर यूपीआई तक जो नियम बदलने की बात हो रही है ना, मांग उन्हीं की बात हो रही है। संशोधित समझौता न करने पर फ्रीज हो जाएगा बैंक का लॉकर, आधार में अपडेट के लिए देना होगा पैसा, डीमेट म्यूचुअल फंड में 30 जून तक नामित करें निवेशक, सिम के लिए फॉर्म भरने से मुक्ति की बात हो रही, कोरिया भेजने के लिए खर्च करना होगा, अब ज़्यादा पैसा की बात।
इक्विटी में रिकॉर्ड एफडीआई निवेश 2023 के दौरान विदेशी निवेशकों ने घरेलू बाजार में किया 1.71 लाख करोड़ का निवेश और 66,134 करोड़ का निवेश किया गया एफपीआई में ने इक्विटी बाजारों में और 68,663 करोड़ का निवेश किया गया डेट बाजारों में पूरे वर्ष के दौरान। चलिए देख सकते हैं पिछले 10 सालों का देख लीजिए। कारोबारी ईमेलों से निर्यात बढ़ाने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद की बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आप देखिए इजराइल और हमास के बीच चल ही रहा है। ब्रिटिश सिख डॉक्टर अमृतपाल सिंह को नाइटहुड की उपाधि 2024 में 30 भारतवंशियों को दी जाएगी। यह उपाधि 4 जून 1917 को महाराजा जॉर्ज पंचम ने की थी उपाधि की शुरुआत। चलिए अच्छी बात है। और नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मानों में से एक मानी जाती है। गूगल $5 अरब के गोपनीयता मामले को सुलझाने पर सहमत हुआ है। अमेरिका में भारतवंशी कारोबार दंपति चीन की सेना के 9 शीर्ष जनरल संसद से बर्खास्त किए गए। चाइना है, कुछ भी हो सकता है। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। ये चुनाव आयोग ने आप देखते हैं कि रद्द किया इमरान खान का पर्चा। वहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उनके बुरे दिन चल रहे हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है हमारी। ये आप देखिए 2024 में पाकिस्तान समेत इन देशों में मंडरा रहा है गृह युद्ध का खतरा। अशांत हो सकता है पाकिस्तान, विद्रोही गतिविधियों से जूझ रहा है माली भी, म्यांमार में छिड़ सकता है गृह युद्ध, श्रीलंका में राजनीतिक असंतोष बना ही हुआ है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर पूरे दिन का वीडियो बनाया है। नासा देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको देखने को मिलेगी। ये आपका खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। ऋचा दीप्ति के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम हारी ऑस्ट्रेलिया से। अर्जुन पुरस्कार के लिए कोर्ट पहुंची नीतू घस। समद एशियाई कप के लिए भारतीय टीम की बात हो रही है। ये पहलवान विनेश ने कर्तव्य पथ पर छोड़े अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न, ये आप देखेंगे। और विनेश की उपलब्धियों की बात करें तो 2 बार की ओलंपिक विनेश फोगाट के नाम 2014, 18 और 2022 में 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। अभी आप देखिए महिलाओं के साथ जो भेदभाव की बात हो रही है, उन्होंने जो आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए थे उस पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है इनके द्वारा। इंडिया ओपन में घरेलू बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए मुश्किल रहा HS प्रणव, लक्ष्य सेन समेत। झारखंड में हम वापसी करेंगे, सभी 14 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। चलिए अब लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो वहीं की बात हो रही है। ऑटो क्लिक से बच रही 80% बिजली। कानपुर के 2 भाइयों सार्थक और श्रीधर ने स्मार्ट मोशन सेंसर ऑटोमेशन तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसा स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम तैयार किया जो 80% बिजली की बचत करते हैं। इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ IIT कानपुर ने पुरस्कृत किया बल्कि CSJU ने इसे स्टार्टअप के रूप में प्रमोट कर उसे प्रोत्साहन भी दिया हुआ है। अच्छी बात है। अभी तो सिर्फ 2 हुए, 10 वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। एक गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड प्रमाण पत्र के साथ गोल्फर अनूप सिंह। ये आपके लिए मोटिवेशनल की कहानी हो सकती। पराली से बनाई टाइल, ना टूटने का डर ना खराब होने का खतरा। 800 डिग्री से तापमान पर झेलने की क्षमता के पराली के टाइल। और आप देखिए 1800 ग्राम पराली का इस्तेमाल होता है एक टाइल के निर्माण में। 70 से 100 रुपये की कीमत होगी 2 बाई 2 फीट की एक टाइल की। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पराली जलाने की बात होती रहती है ना, उससे भी छुटकारा मिलेगा तो पर्यावरण को फायदा होगा। और आप देखते हैं कि खेत की जो उत्पादन क्षमता घटती है ना, उसको भी फायदा होगा, क्योंकि आग लगा दी जाती है अभी पराली में, तो इससे भारी नुकसान होता है। यहाँ भी आपको खबरें मिल जाती हैं महत्वपूर्ण परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी, और आप देखेंगे किसके जनरल नॉलेज के लिए भी। एडिसन ने दुनिया के सामने पहली बार किया बल्ब का प्रदर्शन। 1879
में आज ही थॉमस एडिसन ने पहली बार न्यू जर्सी में सार्वजनिक रूप से बल्ब का प्रदर्शन किया था। इससे पहले इस्तेमाल किए जा चुके इलेक्ट्रिक आर्क लैंप लंबे समय तक रोशनी देने में नाकाम रहे थे। कांच से ढके धातु के फिलामेंट वाले बल्ब ने इस समस्या का समाधान किया था। श्वास परीक्षण यंत्र डेक्रोमीटर दुनिया के सबसे सामने पेश किया गया। 1938 में आज ही अमेरिका की श्वास परीक्षण यंत्र डेंकोमीटर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। इसका आविष्कार इंडियाना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एन हार्गर ने किया था। यह श्वास विश्लेषण द्वारा स्तंभ में अल्कोहल की मात्रा का परीक्षण करने वाली पहली सफल मशीन थी। उत्कृष्ट लावनी कलाकार में गिनी जाती हैं यमुनाबाई वाइकर। यमुनाबाई वाइकर का जन्म 1915 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। मां से लावनी गायन सीखा और कम उम्र में बहनों के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें थिएटरों में प्रस्तुतियां के प्रस्ताव मिलने लगे। वह पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गए। लावनी के अलावा उन्होंने ठुमरी, तराना और गजलें भी गईं। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली लावनी कलाकार बनी। 50 वर्ष की आयु में सक्रिय प्रदर्शन से अलग होने के बाद उन्होंने युवा कलाकारों को लावनी गायन में प्रशिक्षित किया था। एआई मॉडल से हो सकती है भावनाओं की पहचान। मनोचिकित्सा में काफ़ी मददगार हो सकती है चेहरे की भाव भंगिमा आधारित यह तकनीक। और 30,000 से ज़्यादा फोटो के उपयोग तैयार किया गया यह मॉडल। क्या बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार? ये बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार एक मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को मैनेज करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। भावनात्मक नियंत्रण का यह नुकसान आवेग को बढ़ा सकता है या फिर व्यक्ति अपने बारे में कैसा महसूस करता है उसे प्रभावित कर सकता है। दूसरों के साथ उनके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ज्यादा तेजी से हो रहा है गुजरात के तटीय क्षेत्र का क्षरण। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के अध्ययन में निकली चिंताजनक तस्वीर। जलवायु परिवर्तन का दिखने लगा है संकट। इस पर मानवीय गतिविधियों से स्थिति और भी खराब हो रही है। नववर्ष के स्वागत के साथ दर्शन देगा बुध ग्रह। ADHD का आगे चलकर मानसिक समस्याओं से हो सकता है जुड़ाव। कई बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए दौरान ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है ना, उसी पर आप देखेंगे। ये आप देखते हैं इससे उनके सीखने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और वे कोई भी बात या पाठ देरी से सीख पाती है। बच्चों में होने वाले यह हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। 65 साल बाद मिला थिएटर में खोया हुआ बटुआ। ये वॉशिंगटन अमेरिका की घटना हो सकती है, हमारे यहाँ थोड़ी मिलता। समुद्र की देवी पूजा। ब्राजील की रियो डी जेनेरो में अफ्रीकी ब्राजीलिया धर्म उम्बांडा के अनुयायी नव वर्ष पूर्व उत्सव के दौरान समुद्र तट पर उमड़े हुए। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पहले अफ्रीकी गुलाम लोगों द्वारा ब्राजील लाई गई थी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना जो भी काम करें ईमानदारी से करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।